गाली की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। पहले दयाशंकर सिंह की घटिया बयान के बाद बीजेपी बैकफुट पर थी, लेकिन कार्यकर्ताओं की अभद्र प्रतिक्रिया के बाद अब मायावती और उसकी पार्टी घिरती नजर आ रही है। मायावती ने कह दिया कि उनके कार्यकर्ताओं ने एहसास कराने के लिए विरोध किया है। दयाशंकर सिंह की पत्नी खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि परिवार को राजनीति में घसीटने के लिए वे मायावती पर एफआईआर करेंगी। दयाशंकर की पत्नी अब मायावती से सवाल पूछ रही है कि उनके परिवार को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। आखिर उनकी 12 साल की बेटी, 80 साल की मां और उनकी क्या गलती है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है और उन्हें सुरक्षा चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनका वास्ता कभी राजनीति से नहीं रहा, तो उनके परिवार की महिलाओं को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। दयाशंकर सिंह के बयान को उन्होंने सही नहीं ठहराया, लेकिन यह कहा कि उस पर कार्रवाई हो रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि वे बसपा सुप्रीमो मायावती, नेता सतीश मिश्र और नसीमुद्दीन सिद्दीकी पर मुकदमा दर्ज कराएंगी। उन्होंने कहा कि उनका परिवार जिस परिस्थिति से गुजर रहा है उसके लिए मायावती जिम्मेदार है। जब उनकी कोई गलती ही नहीं तो उन्हें क्यों परेशान किया जा रहा है। मायावती ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने जो किया दयाशंकर को एहसास कराने के लिए था। गौरतलब है कि प्रदर्शन के दौरान बसपा समर्थकों ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल दयाशंकर सिंह के लिए तो किया ही, साथ ही उनके परिवार को लेकर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। इस मामले में अब तक बैकफुट पर चल रही बीजेपी भी मुखर होने लगी है। बीजेपी कह रही है कि हमने गाली देने के आरोपी नेता के खिलाफ कार्रवाई की है, अब बीएसपी भी कार्रवाई करे। हालांकि मायावती अपने कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को सही ठहराने पर अड़ी हुई है। ऐसे में इस मसले पर राजनीति गर्मा रही है और आज यूपी में पीएम भी पहुंचने वाले हैं। दावा है कि बीजेपी से बर्खास्त दयाशंकर की नाबालिग बेटी सहित पूरा परिवार सदमे में है। इस घटना के बाद बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति ने कहा कि मायावती के बारे में उनके पति ने बोला तो केस दर्ज हुआ, लेकिन उनकी बेटी के बारे में जो कहा गया उन लोगों पर केस क्यों नहीं किया गया। लखनऊ में अंबेडकर की मूर्ति के पास खड़े होकर मायावती की पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने दयाशंकर की बेटी और बहनों के बारे में ऐसे अपशब्द कहे थे। वहीं 12 साल की बेटी ने जब ये सब सुना तो तब उसकी तबीयत खराब हुई। दयाशंकर सिंह ने 2 दिन पहले मऊ से मायावती को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से संसद से लेकर सड़क तक बीएसपी ने इस घटना का जमकर विरोध किया। देखिए, उनके स्टेटमेंट को लेके जो भी प्रदर्शन किया गया उसके प्रोटेस्ट के लिए किया गया था और उन लोगों ने उससे भी भद्दी तरीके से धरना प्रदर्शन किया। इतनी गंदी तरीके से किए, गाली दिया उन्होंने, गंदी गंदी गालियां दी। जिस तरीके से वो सरेआम कह रहे थे कि अपनी बेटी को पेश करो, अपनी बीवी को पेश करो। मायावती जी ने जो परसों बोला, संसद में खड़े होकर के बोला, ये उसकी बेटी के लिए है, उसकी माँ के लिए, उसकी बहन के लिए है। क्या ये चीजें उनको शोभा देती थी? क्या उनसे किसी ने सवाल किया कि आपने ये चीजें क्यों बोली? जिन चीजों से वो हर्ट हो रही हैं, उन चीजों से क्या मैं नहीं हर्ट होती हूँ? मेरी बेटी नहीं हर्ट होती है? मेरी लड़की जो मेंटल हैरेसमेंट जो फेस कर रही है उससे वो ट्रॉमा में है। उसको 12 साल के बच्चे को पिल्स दिए जा रहे हैं जिससे कि उसे नींद आ जाए और वो रेस्ट करे, ताकि इन चीजों का असर उस पर ना हो। उसके टेस्ट शुरू होने वाले हैं। मेरी लड़की पढ़ाई नहीं कर पा रही है। मेरे बेटे का भी टेस्ट शुरू होने वाला है, वो भी नहीं पढ़ रहा क्योंकि वो इतना ये चीजें देख करके उसको बहुत घबरा रहा है। बहन को देख करके इस तरीके से कि ये सब क्या हो रहा है, उसे ये समझ नहीं है, पर वो घबराया हुआ कि पूछ रहा है क्या हो रहा है। मैं उस बच्चे को क्या बताऊं कि क्या हो रहा है। कल मैंने उसको एक थोड़ी सी बात बोली, मेरे पास भी नहीं था, वो कहीं और था। जो लोग उसको स्कूल से लेकर आए थे उनके पास था और वो इतना परेशान हो गया कि वो उन लोगों को भी उसने रो रो के परेशान कर दिया कि प्लीज मुझे घर ले चलो, मुझे अपने घर जाना है, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे घर में ये स्थिति है कि मेरे सहमे हुए हैं सब लोग, हम डर के मारे बाहर नहीं निकल रहे हैं। कल एक फोन आया, मैंने खुल करके ये बोला नहीं क्योंकि कल तक मुझे ये था कोई मेरे सपोर्ट में नहीं है। आज मुझे ये दिख रहा है कि शायद मीडिया मेरी बात को रख रहा है, तो मैं ये बता रही हूँ कि धमकी मिली, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी अपने बच्चों को बुलवाया स्कूल से। ये कहा गया था कि तुम लोग निकलोगे तो मार देंगे, इसलिए डर के मारे मैं नहीं गई थी लेने के लिए। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, मैं आज उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन लोगों ने आउट ऑफ वे जा करके उन लोगों ने मेरी हेल्प की, मेरे बच्चों को ले आए।
बिल्कुल मैं एफआईआर दर्ज कराऊंगी। मुझे पहले 11 बजे ही जाना था एफआईआर के लिए, लेकिन चूंकि मेरी बेटी इतनी घबराई हुई है, उसने बोला मम्मा प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब मैं उसको फिर अभी दवा दूंगी, उसके बाद थोड़ा वो सो जाए, उसके बाद मैं निकलूंगी। मेरी कोई उनसे बात ही नहीं हुई है, मेरा कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा उनसे। मुझे पता नहीं है कहाँ है क्या है। अगर शायद बात होती तो मेरे बच्चों के लिए बहुत बड़ा एक ये सपोर्ट हो जाता। मैं जो भी चीजें मैं देख रही हूँ, मैं टीवी पे ही देख रही हूँ उनके बारे में, जैसे पुलिस वगैरह जो रेड डाल रहे हैं तो वो मैं टीवी पे ही देख रही हूँ। अब ये तो आप ही लोग देखिए कि बीजेपी में उन्होंने इतना समय दे दिया और उनको पार्टी से निकाल दिया गया। उनको भाई उनके ऊपर एफआईआर हो गया था। कानून अपना काम कानून कर रहा है और करता, लेकिन एटलीस्ट जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता उनको इंतजार करना चाहिए था। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि जो मैं भी टीवी देखती हूँ, मैं भी न्यूज सुनती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये जो टिप्पणी की गई मतलब आज तक इन्होंने ही सबसे पहली बार किसी के ऊपर कोई टिप्पणी की है, और भी लोगों ने किया है। वो पार्टी वाले सपोर्ट करते थे, आज मेरे या मेरी फैमिली के सपोर्ट में या मेरे हस्बैंड के सपोर्ट में कोई भी खड़ा नहीं है। दयाशंकर सिंह की माँ बहन भी एक औरत है, और सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप मेरी लड़की के लिए, जो एक 12 साल की बच्ची है, आप उसके लिए खड़े हो जाइए क्योंकि वो इस देश का भविष्य है। अगर आज आप उसके लिए सपोर्ट नहीं करेंगे, मैं मायावती जी की तरह मैं पावरफुल लेडी नहीं हूँ, मैं एक नॉर्मल लेडी हूँ जो अपने बच्चों को देखता है, अपना घर देखता है। अगर आप मेरे सपोर्ट में नहीं खड़े होंगे तो शायद कल को मेरे बच्चे के सपोर्ट में नहीं खड़े होंगे तो कल को शायद अगर आपके साथ कुछ ऐसा होगा तो भी आप बोलने के लिए नहीं रहेंगे। लखनऊ से आनंद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। गुजरात में दलितों की पिटाई का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात की। गुजरात पहुंचकर केजरीवाल ने कहा क्यों पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। ये बताते हैं कि सरकार इसमें शामिल है। गुजरात की बीजेपी सरकार दलित विरोधी है। केजरीवाल ने आगे कहा गुजरात की बीजेपी सरकार दलित को दबाने में लगी है। ये घटनाएं बंद होनी चाहिए। दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। केजरीवाल ऐसे समय पर गुजरात का दौरा कर रहे हैं जब एक दिन पहले सीएम आनंदीबेन पटेल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी और इस मामले की सीआईडी जांच के आदेश दिए। इस केस की तेज सुनवाई के लिए सीएम ने विशेष अदालत के गठन का भी ऐलान किया। आपको बता दें कि गुजरात के ऊना में दलित समुदाय के युवक की बेरहमी से पिटाई की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। समूचे राज्य में कई जगहों से हिंसा और आगजनी की खबरों के बीच 7 और युवकों ने आत्महत्या करने की कोशिश की, जिससे राज्य में स्थिति और बिगड़ गई। शांति की कोशिशों के बीच राजनीति भी जोरों पर है। ऊना के सामरियाल गांव में दलित युवक की पिटाई के 11 जुलाई के वीडियो को लेकर गुजरात में हंगामा है। राजकोट, पोरबंदर, बोतड़ और गिर सोमनाथ जिले में आत्महत्या की कोशिश की घटनाएं सामने आई हैं। पिछले 3 दिनों में विरोध दर्ज कराने के लिए विभिन्न जगहों से 17 दलित युवकों ने आत्महत्या करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने भी गुरुवार को गिर सोमनाथ जिले के ऊना तहसील के मोटा समधियाला गांव में पीड़ितों के परिवार वालों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद करने का वादा किया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार मुख्यमंत्री ने परिवार से कहा कि उनकी सरकार दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है और उनमें से 16 पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल इस वक्त बातचीत कर रहे मीडिया से कि अगर भविष्य में कोई करे तो उसकी रूह कांप उठे, अगर कोई इस तरह की घिनौनी हरकत करता है तो। लेकिन गुजरात के अंदर एक ये देखने में पता चल रहा है कि दलितों पे जब भी अत्याचार होता है, 2012 में भी ये भी बताया कि कुछ मर्डर हुए और उसका आज तक उसकी चार्जशीट फाइल नहीं हुई है, बता रहे हैं उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। तो लोगों को शक है ये 17 लोग जो पकड़े गए ये केवल दिखाने के लिए तो नहीं पकड़े गए, इनको भी थोड़े दिन के अंदर जांच में कमजोरी करके कुछ छोड़ दिया जाएगा, बाकियों को पकड़ा नहीं जाएगा। इसके ऊपर और जब प्रशासन शामिल हो तो इसी किस्म की घटनाएं की जाती हैं। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो गुजरात के अंदर सरकार है वो दलितों के ऊपर दमन कर रही है, वो दलित विरोधी है और हम मांग करते हैं कि इन लोगों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए जिन लोगों ने ये काम किया। दूसरा, मैं अभी उन लोगों से भी मिला जिन्होंने
आत्महत्या करने की कोशिश की। उनसे मैंने पूछा भाई क्यों आत्महत्या कर रहे हो? उन्होंने कहा दलितों के ऊपर दिन ब दिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि आत्महत्या करने से काम नहीं चलेगा, हम सबको लड़ना पड़ेगा। बाबा साहब अंबेडकर भी, उनके ऊपर इतने अत्याचार हुए थे, वो लड़े थे जिंदगी भर, उन्होंने आत्महत्या नहीं की थी। लेकिन जब आदमी चारों तरफ से हताश हो जाता है तो ये लोग इस किस्म का कदम उठाने के लिए। अहमदाबाद से आरती पटेल की रिपोर्ट। सपा कार्यकर्ताओं का दबाव और रोब गालिब करना कोई नई बात नहीं है। अधिकतर अधिकारी भी सत्ता के पैरोकार और चाटुकारों के रुआब में विवश नजर आते हैं। सत्ता की आड़ में अवैध काम करना और अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बनाते हैं। लेकिन आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल जैसे अधिकारियों के सामने इनकी एक नहीं चलती। ऐसा ही एक मामला बुंदेलखंड के महोबा में देखने को मिला। दरअसल हाल ही में महोबा आए ट्रेनिस आईएएस मधुसूदन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हैं। आज जब वह रोडवेज परिसर के पास वाहनों की चेकिंग कर रहे थे, तभी सपा कार्यकर्ता बबलू यादव का ट्रैक्टर बुलडोजर पत्थर लेकर जा रहा था, जिस पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने उसे रोककर ट्रैक्टर के पेपर और पत्थर की रॉयल्टी मांगी, जो उसके पास नहीं थी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने एक पुलिसकर्मी को ट्रैक्टर सुपुर्द कर दिया, मगर ड्राइवर ने ट्रैक्टर से भरे पत्थरों को गिराकर भागने लगा। इस पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सख्त हो गए और ट्रैक्टर को जब्त कर लिया और चालक भाग गया। इस बीच ट्रैक्टर मालिक और सपा कार्यकर्ता बबलू यादव अपने सपा नेता रोहित यादव के साथ पहुंच गए और अधिकारियों से ट्रैक्टर छोड़ने के लिए दबाव बनाने लगे। यही नहीं, बबलू यादव ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट को नया लड़का तक कह डाला। लेकिन इन सब बातों से इतर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अपनी कार्रवाई करने में लगे थे। देखते ही देखते अधिकारी और सपा नेता के बीच तू मैं शुरू हो गई, मगर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मधुसूदन ने उसे कानून का पाठ पढ़ाया कि सब सन्न रह गए। इस बीच कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने ट्रैक्टर के पेपर और खनन रॉयल्टी न देने पर कार्रवाई करने की बात कही। अपने ऊपर कानूनी कार्रवाई होने से डरे सपा कार्यकर्ता सहम गया और सारी हेकड़ी निकल गई और उसने सार्वजनिक रूप में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से माफी मांगी। लेकिन अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट मधुसूदन ने ट्रैक्टर में फिर से पत्थरों को रखकर उसे अपने साथ ले गए और उसे सीज कर दिया। दूसरी बात ये कहाँ जा रहा है, तीसरी बात ये है कि उनके पास एमएन फॉर्म नहीं है 11 का रॉयल्टी भरने के लिए गवर्नमेंट टैक्स का। तीसरी बात, उसके बाद गाड़ी का कोई कागज़ नहीं है, उनके पास ड्राइवर लाइसेंस नहीं है और गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं है। तो इसलिए हमने उनसे बोला कि कोतवाली चलिए। तो बीच में आ गए थे लोग रोकने के लिए कि कैसे लेके जा रहे हो ना। उसके बाद हमने बोला कि अगर आपका सही है तो सही है, पुलिस में चलिए हम छुड़वा देंगे उसको। उन्होंने माना नहीं और बीच में आके भले हमारे पुलिस ने उनको रोका, फिर भी उन्होंने यहाँ पर आके नीचे फेंक दिया सामान। तो इसलिए हम यहाँ पे रुके थे, हम देखेंगे इससे क्या कार्रवाई होगी। हमने पुलिस को बता दिया इसके सब। उत्तर प्रदेश महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। महोबा के थाना खरेला अंतर्गत ग्राम पुनिया में 20 वर्षीय मुकेश बीते एक दिन से गायब था। परिजन उसकी तलाश में जुटे हुए थे। गांव में ही बने लाले के आश्रम में फांसी के फंदे में एक युवक का शव लटका मिला, जिसकी पहचान मुकेश शुक्ला के रूप में हुई। पूरे गांव में ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। मुकेश की मौत की खबर के बाद पड़ोस में रहने वाली सीमा अहिरवार ने भी खुद को जिंदा आग के हवाले कर दिया। दोनों युवक और युवती द्वारा आत्महत्या किए जाने से गांव में सुगबुगाहट शुरू हो गई। दरअसल ग्रामीणों की माने तो मुकेश शुक्ला का दलित किशोरी से प्रेम प्रसंग था। दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद करते थे, जिंदगी भर साथ निभाने के वादे थे, मगर दोनों के बीच समाज व जाति की इतनी बड़ी खाई थी कि चाह कर भी प्रेमी युगल एक नहीं हो पा रहे थे। कुछ दिन पूर्व सीमा के पिता ने सीमा की शादी अपने ही बिरादरी के किसी अन्य लड़के से तय कर दी थी और उसका रिश्ता पक्का कर दिया। इस बात की खबर मिलते ही मुकेश गुमसुम रहने लगा और वह घर से अचानक गायब हो गया। उसने गांव में बने एक आश्रम में खुद को फांसी के फंदे से लटकाकर आत्महत्या कर ली। प्रेमी की मौत की खबर मिलते ही प्रेमिका सदमे में आ गई और उसने भी अपनी कस्मों को निभाने के लिए खुद को जिंदा आग के हवाले कर दिया। गांव में एक साथ 2 मौतें होने से सभी गमजदा हैं। प्रेमी युगल द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना मिलते ही
सीओ चिरखारी सहित थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। इस मामले में परिजन कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन पुलिस को अपनी पूछताछ में उतना जरूर ज्ञात हुआ कि मौत का कारण कहीं न कहीं प्रेम प्रसंग जरूर है। परिजनों ने इस मामले में किसी प्रकार की कोई तहरीर नहीं दी है, लेकिन पुलिस जांच में जुटी हुई है। मेरे चाचा का लड़का है मुकेश शुक्ला। कल सुबह घर से बाइक लेके निकला, चाचा से बोला कि मैं पैसे लेने जा रहा हूँ गाड़ी की बुकिंग के। तो चाचा ने फिर उसको दोबारा फ़ोन किया कि तुम आ जाओ और खरेला चलना है, वहीं से गाड़ी धुला लेंगे, छोटे भैया का एडमिशन कराना है। वहाँ पर बोला ठीक है। वो गाड़ी रख के फिर वो चाचा गाड़ी रख के चला गया। चाचा गाड़ी लेके मोटरसाइकिल लेके चले आए खरेला एडमिशन कराने और वो चला गया। जब से वो लापता है, किसी को कोई पता भी नहीं चला और सारे लोग ढूंढते भी रहे। और जहाँ तक उसके में कई मोबाइलों से चेंज करके कॉल भी की गई है और कॉल किसी ने रिसीव ही नहीं किया। और जहाँ तक कि भी 20 तारीख की सुबह की बात है 8 बजे की, इसके बाद से कोई मालूम ही नहीं चाहिए। सारी रात भी ढूंढा गया है और सुबह जाके गांव के आश्रम में मिला है, क्योंकि अपने फांसी से झूला हुआ था, फांसी लगा चुका था। यही कहानी है। कहाँ का आश्रम था, कहाँ का मंदिर बना? ग्राम पुन्निया गुरु महाराज का आश्रम है, अखंड सुखदेव नंद आश्रम ग्राम पुन्निया। क्या टेंशन है इसका, क्योंकि ये प्रेमिका का जो लगभग इसकी तो जानकारी पूरी कोई जानकारी नहीं है और ना कोई घर से कोई मामला था कि कोई झगड़ा हुआ होगा। कोई भी टेंशन उसके अंदर नहीं थी। मेरा कहने का ये आशा है कि उसकी जो प्रेमिका थी उसकी 1 सप्ताह पहले जो मंगनी हो गई थी, कहीं ऐसा तो नहीं उसकी इस वजह से टेंशन लग रहा हो? ऐसी कोई टेंशन नहीं थी उसके अंदर। क्या नाम था उसकी प्रेमिका का? प्रियंका का नाम तो मुझे मालूम नहीं, मैं भी बाहर रहता हूँ, बनारस में पढ़ता हूँ। परसों मैं बीमार होने के कारण गाँव आया हूँ परसों। किस लड़की ने आज आत्महत्या की है गाँव में? गाँव में वो बर्मा लड़की है, लेकिन नाम उसका जानता नहीं। कहाँ से आग लगाई उसने, क्या किया है? अब ये तो हम वहाँ पे मौजूद की नहीं थे, हमारे घर में खुद ऐसा कांड हुआ, हम उनके यहाँ देखने क्या जाए। नहीं तो सुना तो होगा कि कहाँ से आग लगाई है। उनका और उनका कोई अफेयर वगैरह ऐसा कुछ तो जानकारी? हमारी भतीजी थी, वो आग लगा के मट्टी को टील डाल के आग लगा के खत्म हो चुकी। क्यों लगाई या कैसे लगाई, क्या था? अब पता नहीं, अपनी खुशी से। अब उसके अंदर की भाषा क्या जाने क्या न जाने, अब उसकी मर्जी। उसकी माँ गई थी बकरी ढीलने, उसका पिताजी पानी भर रहा था वहीं हेडपम्प में, उसने दरवाज़ा बंद किया, अंदर से आग लगा ली। कब की घटना है ये? अभी 8 बजे की। जैसा कि गांव में आपकी एक लड़के ने और आत्महत्या किया है फांसी लगाकर। हाँ जी। ये उस मामले को लेकर तो कहीं कुछ ऐसा? नहीं, कुछ नहीं। कुछ लोगों का ये आरोप है कि उन लोगों का अफेयर चलता था, इस वजह से ये आत्महत्या हुई है दोनों। नहीं, ये कहीं कुछ नहीं है। हमारा घर का कैसा काम, पूरे गांव का हम लोग, हमारी पत्नी प्रधान है, हमारा पूरा गांव है। ये लड़की की आपकी जो भतीजी है, कब उसकी सगाई हुई थी, कब उसकी ओली भराई हुई थी? हमने भराई उसकी 16 तारीख को, 17 तारीख को। कहाँ हुई थी शादी था उसकी? ये कारा बहंगा। किसके साथ हुई थी, क्या नाम है उस लड़के का? अब लड़के का हमने इतना नाम तो नहीं पूछा। मतलब आपको कहीं किसी प्रकार का संदेह इस प्रकार का? नहीं, खूब खुशी से वो गोद भरवाई और लड़का भी हमारी पसंद का सब लोगों के हते, लड़की की पसंद का तो कुछ बात ही नहीं थी। ये घटना कब की है लगभग? सुबह सवेरे 8 बजे के लगभग। कैसे जानकारी हुई, पहले कौन पहुंचा था घर? अरे उसका लड़की के बाप पहुंचा था खुद। देखिए, महोबा के थाना खरेला में एक पुनिया नाम का गांव है। वहां पर एक मुकेश पुत्र श्री देवकरण शुक्ला करीब 23 साल के युवक ने एक आश्रम के नज़दीक स्थित एक कमरे में फांसी से लटक कर जान दे दी। और इस सूचना के बाद, इस बात की सूचना मिलने के बाद एक कुमारी सीमा जो कि करीब 14 वर्ष की थी, वो पुत्री थी मदन पाल अहिरवार जी की, उन्होंने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर अपने घर में आग लगा ली। अब इसमें क्या कारण है, इस पर अभी छानबीन चल रही है, अभी पुष्टि नहीं की जा सकती, परंतु इस तरह की बात निकल के सामने आई है कि कुछ न कुछ इस तरह का मामला था, जैसा कि आप कह रहे हैं। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि जिस तरह घटनाक्रम हुआ, ऐसी संभावना है कि एक कुछ इस तरह की बात हो कि दोनों में कुछ किसी प्रकार का संबंध रहा हो, परंतु इस बात की भी पुष्टि नहीं की जा सकती। उत्तर प्रदेश महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। भाजपा से निष्कासित किए गए प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को पद से हटाने के लिए
भाजपा के जिलाध्यक्ष सुनील गुप्ता का नया तेवर सामने आया है। जहां बीते 9 जुलाई को मऊ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन किया था। वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष ने भाजपा के गठबंधन तोड़ने के लिए अपने हाईकमान को पत्र लिखेंगे। मऊ जिले के पार्टी कार्यालय पर भाजपा के जिलाध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। आपको बता दें कि 9 जुलाई को भाजपा ने अमित शाह को बुलाया था और उस रैली में भाजपा ने भाजपा से गठबंधन किया था। 9 जुलाई की रैली में भाजपा का एक भी कार्यकर्ता या नेता को भाजपा के लोगों ने नहीं बुलाया था और उस रैली में भाजपा के लोगों के साथ मारपीट की घटना हुई थी जिसके बाद भाजपा के जिलाध्यक्ष सहित कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया कि भाजपा से गठबंधन तोड़ा जाए और विलय किया जाए। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सिर्फ गठबंधन की बात कही थी, साथ ही ये भी उन्होंने कहा था कि इसके जीते जी विलय नहीं करेंगे। ऐसे में 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले ही भाजपा और भाजपा के बीच गठबंधन टूट सकता है। इस मामले में भाजपा जिलाध्यक्ष की माने तो उनके साथ कार्यकर्ता और फॉलोवर नहीं चाहते हैं कि भाजपा से गठबंधन न हो और इसके लिए फोन पर बात की जा रही है। जरूरत पड़ने पर हाईकमान को पत्र भी लिखा जा सकता है। साथ ही यह भी कहा कि भाजपा से गठबंधन या विलय पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, बल्कि पार्टी के कार्यकर्ता और फॉलोअर्स की इच्छा है कि भाजपा का विलय हो जाए तो अच्छा रहेगा। इस मामले पर अभी गठबंधन की घोषणा नहीं हुई है और इस रैली में जो भाजपा के लोगों के साथ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसे बड़े कार्यक्रम में धक्का मुक्की तो होती ही है। हमारे हाईकमान से मौखिक और फोन से बात हो रही है और पत्र भी लिखा जाएगा। वहीं 9 जुलाई के कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि हम सिर्फ भाजपा से गठबंधन करेंगे और हमारे जीते जी विलय नहीं होगा। गठबंधन और विलय इस पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि भारतीय समाज पार्टी की जो अभी 9 जुलाई को रैली हुई थी, रैली में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश राजभर जी ने बुलाया था मंच पर मैं भी था। तो कार्यकर्ताओं की इच्छा है, कार्यकर्ताओं की क्या, जो भी पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं उनकी भी इच्छा है कि इनका विलय हो जाए तो बेहतर रहेगा। इस विषय पर भी बातचीत हो रही है। अभी जो है गठबंधन की घोषणा हुई नहीं है। उन्होंने इतना कहा था कि हम साथ साथ चुनाव लड़ेंगे, तो अभी उस पर फाइनल डिसीजन जो है अभी होना बाकी है और हम लोग की भी इच्छा है वे अपनी पार्टी का भाजपा में विलय करें। लेकिन जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वैसा नहीं होना चाहिए। इतना तो बड़े कार्यक्रम में जो है धक्का मुक्की होती रहती है, लेकिन वही मैं कहा कि जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं रहा, मतलब वो दुर्भाग्य। मौखिक और टेलीफोनिक बातचीत जो है लगातार जारी है। उसके लिए पत्र लिखने का आवश्यकता पड़ेगी तो पत्र भी लिखा जाएगा। हम लोग के गोरखपुर क्षेत्र के संगठन मंत्री यहाँ बैठे हैं, उनसे लोग अपने कार्यकर्ता बात भी करेंगे। में मुख्य अतिथि माननीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, और इन्हीं लोगों के बीच में हम अपनी बात करके हम लोग गठबंधन करके भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन होगा। ये गठबंधन 2014 से भी बड़ा गठबंधन होने जा रहा है। मेरे जीते जी नहीं, विलय नहीं करेंगे, मेरे जीते जी नहीं होगा। और विलय करना होता तो कांग्रेस पार्टी कैबिनेट मिनिस्टर बना रही थी। वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मिनिस्टर 15 मार्च को शपथ दिला रही थी, लेकिन हमारा वो मकसद नहीं। हम गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए निकले हैं। उत्तर प्रदेश मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में इस घोर कलयुग में आए दिन इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाओं की बढ़ोतरी होती जा रही है। समाज में हैवानियत किस कदर बढ़ती जा रही है, इसका जीता जागता उदाहरण थाना दिलहर क्षेत्र के एक गांव में देखने को मिला, जहां एक सगे चचेरे भाई ने अपनी बहन को उस वक्त हवस का शिकार बना डाला जब वह शौच के लिए गई थी। घर जाकर अपने साथ हुई घटना की जानकारी घर वालों को दी तो घर वाले सन्न रह गए। शिकायत लेकर जब थाना पहुंचे तो थाने में भी उसकी नहीं सुनी गई, मगर जब पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रमेश कुमार भारती के संज्ञान में मामला आया तो उन्होंने सख्ती दिखाते हुए रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दिए।
तब पुलिस द्वारा पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज कर मेडिकल के लिए भेजा गया। दुष्कर्म में पीड़ित युवती और उसके पिता ने घटना के संबंध में बताते हुए कहा कि उपरोक्त युवक ने 17 जुलाई को दोपहर 12 बजे जब वह शौच गई थी तो सगे उसके चचेरे भाई ने उसे खेत में पकड़ लिया और जबरन दुष्कर्म किया। चीख पुकार सुनकर जब उसके घर वाले आए तो वह धमकी देते हुए भाग गया। रोडवेज पे काम कर रहे थे। काम करने के बाद हम गए तो वहाँ पे जो है हमें रास्ते में फ़ोन आ गया कि जाओ जल्दी, ऐसी ऐसी बात हो गई, तुम्हारी लड़की को सुनील ने पकड़ लिया और गन्ने के खेत में पाती राम के पकड़ा। और पकड़ने के बाद कि उसकी मम्मी गई, चिल्लाई, किसी ने बताया उसे कि तुम्हारी लड़की गन्ने में चिल्ला रही, तो वो गई तो अभी वो छोड़ के भाग गया। हम लैट्रिन करने गए थे, वहाँ लिए गए थे और वहाँ से पीछे से सुनील नाम का लड़का आया। उसने ज़बरदस्ती मेरे सीने पे तमंचा लगा के उसने मेरे साथ गलत काम किया और उसने मुझे डराया धमकाया कि अगर तुमने घर पे बताया तो तुम्हें जान से मार देंगे। और हम जब चिल्लाए तो मेरी मम्मी पीछे से आई और मम्मी के आते ही वो भाग गया। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि पीड़ित के साथ घटी घटना की रिपोर्ट दर्ज करके उसे चिकित्सकीय परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है और आरोपी सुनील कुमार की तलाश में दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। थाना तिलहर में एक अल्पवयस्क बालिका के साथ दुष्कर्म की शिकायत थाने पे पहुंची, जिस पे अभियोग पंजीकृत किया गया है। पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है। अभियुक्त की तलाश की जा रही है, अभी अभियुक्त नहीं मिला है, जल्दी अभियुक्त की गिरफ्तारी होगी। उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर से मौजिम खान की रिपोर्ट।